देखिए, हम लोगों ने कंप्लीट किया था ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर मेजॉरिटी पार्ट हमने कवर कर लिया है, ठीक है। हमने एवरेज पावर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको निकाल के बता दिया था, यस और नो। तो अब जो एवरेज पावर है उसके अंदर हमने एक वैल्यू फाइंड की थी पावर की, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, मतलब फाई या फिर अल्फा, जिसे हम कह सकते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखिए एवरेज पावर की अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे, एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर को हम क्या लिखते हैं, वी राइट वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस अल्फा, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर हो सकता है आपको देखने को मिले वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। और कुछ बुक के अंदर तो ये भी होता है कि भाई ये जो वी आर एम एस है, ठीक है, तो आर एम एस की जगह वो लोग लिख देते हैं वी न्यू आई न्यू कॉस फाई, ये न्यू वाली टर्म यूज करते हैं लाइक फॉर द आरएमएस की जगह पे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, बुक्स पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पर क्या लिखा होगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक कॉस अल्फा फैक्टर आ रहा है जिसे हम कहते हैं पावर फैक्टर, क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। दूसरी चीज, ये जो एवरेज पावर हमने निकाला है, ठीक है, इस एवरेज पावर में, एवरेज पावर के अंदर एक चीज और ध्यान रखने की है, मैं आपको बताऊं, लाइक अगर आपने बुक्स में स्टडी किया होगा तो डेफिनेटली यू मस्ट बी नोइंग दैट कि एवरेज पावर जो है वो आरएलसी सर्किट के लिए भी निकाला जा सकता है, इट इज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए भी निकाला जा सकता है, और आरसी सर्किट प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी निकाला जा सकता है, ठीक है, एंड प्योर इंडक्टिव के लिए भी निकाला जाता है। बट ऑल टुगेदर सभी के अंदर जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसमें हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के केस के अंदर जब आप निकालोगे तो आपको एवरेज पावर 0 मिलती है। कितना मिल जाता है, 0, ठीक है। देखा है आपने, आपने बुक्स में इसके बारे में देखा कि नहीं देखा, ये बताओ पहले मुझे। किसी ने पढ़ा उसके बारे में, एवरेज पावर के बारे में? पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं। पढ़ा है किसी ने? चलिए ठीक है, नहीं पढ़ा, ओके। सो हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द पावर फैक्टर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉस अल्फा, या फिर कुछ कुछ बुक्स में उसको फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज योर पावर फैक्टर, क्या कहते हैं इसे, पावर फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने सर्किट लिया है, लाइक जो हम कल डिस्कस कर रहे थे एल आर सर्किट, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये आपका, दिस इज योर आर, दिस इज योर एक्स एल, एंड ये हमारा इम्पिडेंस है Z, ठीक है, एंड ये आपका एंगल आ जाता है अल्फा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से cos अल्फा इज इक्वल्स टू R बाय Z, और हमारा करंट जो लेते हैं, लाइक करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो एंगल है, दैट इज योर एंगल अल्फा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, अब ये जो पावर फैक्टर है ये सभी सर्किट्स के लिए थोड़ा सा डिफर करता है। तो अगर हम बात करें फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में, तो उसके अंदर जो फेज एंगल होता है, लाइक जो जिसे हम कह सकते हैं अल्फा, ठीक है, तो जो फेज एंगल है, ये फेज एंगल किसके बीच में हमें देखना होता है, करंट एंड वोल्टेज के बीच में। तो जैसे ही आप जानते हैं कि करंट
एंड वोल्टेज, इन दोनों के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल कितना आता है? फेज एंगल कितना आता है? जीरो, राइट? तो फेज एंगल जब जीरो आया, फेज एंगल आ गया इधर अल्फा भी कैन से जीरो, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा से, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है। सिमिलरली इफ ये हो गया पहला रेजिस्टर। दूसरा अगर हम बात करें फॉर प्योर इंडक्टर, अब प्योर इंडक्टर के केस के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में, जैसे कि आप जानते हैं फेज एंगल कितना आता है? π/2। कितना आता है? π/2, जिसमें हम क्या, कौन लीड करता है, करंट या वोल्टेज? कौन लीड करता है? वोल्टेज लीड करता है बेटा, ठीक है, करंट लैग करता है। अगर आपका फेज एंगल π/2 है तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा? जीरो। पावर फैक्टर कितना आ जाता है? जीरो। आफ्टर दैट थर्ड अगर हम देखें प्योर कैपेसिटिव, तीसरा केस कौन सा है? प्योर कैपेसिटिव। तो प्योर कैपेसिटिव केस के अंदर हम देखें तो π/2 इज द फेज एंगल जिसके अंदर करंट क्या करता है? लीड करेगा। करंट क्या करेगा? लीड। अगर करंट लीड करेगा तो यहाँ पर आप cos अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? अगेन इट विल बी जीरो, मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। फोर्थ अगर हम लें एलआर सर्किट, कौन सा? एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में कोई सर्टेन एंगल अल्फा होगा, आई और वी के बीच में एंगल क्या होगा? अल्फा। और पावर फैक्टर क्या आता है इसमें? पावर फैक्टर हम लेते हैं R/Z। क्या होता है? R/Z। फिफ्थ अगर हम देखें फॉर द आरसी सर्किट, ये रेजिस्टर और ये आपका कैपेसिटर, दिस इज योर आरसी सर्किट। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका आ गया करंट एंड ये है आपका वोल्टेज, बिकॉज यहाँ पर करंट लीड कर रहा होता है, ठीक है। एंड अगेन इफ आई से cos अल्फा तो अगेन इट विल बी R/Z। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब एवरेज पावर की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने क्या लिखा था एवरेज पावर के लिए? वी रॉट VRMS IRMS cos अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एवरेज पावर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एवरेज पावर की। तो अगर ये RMS वैल्यू जो है बेटा, अगर हम लिखें तो IRMS की जगह हम क्या लिख सकते हैं? IRMS जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ पे I is equals to, E नॉट यस यस बोलो, आई I0 by root नहीं 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 नहीं, नॉट इन दैट वे। देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था पावर इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है? V²/R पढ़ा है? पढ़ा है। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पावर इज इक्वल्स टू I²R, याद है आप सभी को? हाँ यस। ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पर एक एवरेज पावर का फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं। बोलो आई बात समझ में? सपोज हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि ये रजिस्टर ले लिया, ये हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस लिया है, एंड यहाँ पर हमने एक एसी पावर सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है आई, ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है 3 ओम और एक्सएल गिवन है 4 ओम, ठीक है ना। करंट कितना है? करंट गिवन है 2 sin ओमेगा टी। करंट गिवन है आपको 2 sin ओमेगा टी। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पावर फैक्टर। चलिए एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस। फाइंड द पावर फैक्टर। फाइंड द पावर फैक्टर।
ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए इसे एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आप लोगों के आ गया। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो निकालना है पावर फैक्टर। अच्छा, तो पावर फैक्टर को हम क्या लिखते हैं भाई, पावर फैक्टर है कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा क्या होता है, आर बाय जेड। तो आर कितना है 3, और जेड यहाँ पे कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 बाय अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 3 बाय 5। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 3 बाय 5। ठीक है। अच्छा, अब आपसे एवरेज पावर पूछा जा रहा है, तो एवरेज पावर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस अल्फा, लिख सकते हैं। वी आर एम एस दैट मीन्स वी नॉट बाय रूट टू, आई आर एम एस मीन्स आई नॉट बाय रूट टू एंड कॉस अल्फा। बट यहाँ पर हमारे पास में वो सारी वैल्यूज नहीं है, तो क्या करेंगे, हमारे पास में आई नॉट है, हमारे पास में क्या है, आई नॉट है। तो हम क्या करते हैं कि वी आर एम एस को हम लिख देते हैं आई आर एम एस बाय जेड, और ये जो आई आर एम एस है v इज इक्वल्स टू, नहीं v इक्वल्स टू तो आई आर होगा, सॉरी सॉरी, v इक्वल्स टू आई आर। तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू जेड, और ये आ गया आपका आई आर एम एस, और कॉस अल्फा हो जाएगा आर बाय जेड। तो ये जेड से ये जेड कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। ठीक है। अब पावर इक्वल्स टू हमारे पास में क्या इक्वेशन बन गई, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। नाउ यू नो दैट आई आर एम एस क्या होता है बेटा, आई नॉट बाय रूट टू। आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है 3, तो आई नॉट कितना गिवन है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो कितना आ जाएगा 6 वॉट। तो एवरेज पावर कितना आ गया, 6 वॉट आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक, यस सर। Yes. बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें, हाँ भाई कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब आगे देखिए, अब हम देख रहे हैं आर एल सी सर्किट। आप आर एल सी सर्किट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए आरएलसी सर्किट जो है उसके अंदर यहाँ पे ले लेते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका एक्सएल, ये हो गया आपका एक्सी, और ये हो जाएगा आपका आर। एंड यहाँ पर हमने एक एसी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब पोटेंशियल अक्रॉस एक्सएल अगर हमें निकालना है, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस वीएल, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, लिख सकते हैं भाई। प्लस पाई बाय 2 क्यों लिखा है, वाई, बिकॉज वोल्टेज लीड्स इन द केस ऑफ इंडक्टर, पता है ना ये चीज। अब पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस, तो क्या लिखेंगे, आई नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी। कल -5/2 आएगा कि +5/2 आएगा, कल -5/2 आएगा कि +5/2 आएगा, स्मिथ।
यस सर। -5/2 आएगा कि +5/2 आएगा? -5/2। -5/2 आएगा। क्यों? क्यों? नीर बताओ, -5/2 क्यों आएगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जब हम निकालते हैं तो I0 एक्सी साइन ओमेगा टी -5/2 क्यों लिखते हैं? नीर हाँ सर। -5/2 क्यों लिखते हैं? बोलो। -5/2 क्यों लिखते हैं? कथन। कथन। कथन आवाज आ रही है? देव मोदी। सर करंट लीड करेगा वोल्टेज को बाय π/2 से, इसीलिए वोल्टेज वोल्टेज लैग करेगा ना करंट को, इसीलिए -5। तो पोटेंशियल अक्रॉस आर क्या आएगा? वी नॉट वी, अरे पार्थ प्रजापति, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर क्या आता है? पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर क्या आएगा पार्थ प्रजापति? I0 R sin omega t सिर्फ। I0 R sin ओमेगा टी। गुड। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? VR प्लस VL प्लस VC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल हम लिखेंगे दैट VR इज इक्वल्स टू I0 को कॉमन आ जाएगा सभी में, राइट? पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर के लिए लिख सकते हैं R sin ओमेगा टी, इंडक्टर के लिए लिख सकते हैं XL sin ओमेगा टी प्लस I/2, एंड कैपेसिटर के लिए आ जाएगा XC sin ओमेगा टी माइनस I/2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज और देखो, इसका जो फेजर डायग्राम हम बनाएंगे वो कुछ ऐसा बन सकता है। देखिए देखो, ये है आपका R, ये है आपका XL और ये है आपका XC। ठीक है, और यहाँ पर इफ XL इज ग्रेटर देन XC, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस, कि ये आपका रेजिस्टेंस R एंड R और यहाँ पे XL माइनस XC एंड ये आपका एंगल है अल्फा। दिस इज योर इम्पीडेंस Z। तो इम्पीडेंस Z के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Z इक्वल्स टू, दैट इज द इम्पीडेंस, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए V और
आई के बीच में कोई एंगल अल्फा बन रहा है। क्या हो रहा है? वी और आई के बीच में कोई एंगल अल्फा। तो v को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट v इक्वल्स टू आई नॉट टाइम्स ऑफ z साइन फेज ऑफ करंट प्लस अल्फा। अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो ये एंगल अल्फा है बेटा, तो टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। ये हो गया आपका टेन अल्फा। एंड इफ एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, उस कंडीशन में हमें ये वैल्यू मिलेगी टेन अल्फा की, ठीक है। चलिए दूसरा समझिए, एक एग्जांपल से हम देखते हैं इसे। ये एक इंडक्टिव रिएक्टेंस लिया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टर। इट इज कनेक्टेड विद द AC सोर्स। ये आपको AC सोर्स लगा दिया। दिस इज ऑफ 12 ओम, ये 8 ओम और ये 3 ओम, ठीक है। और EMF मतलब कि इनपुट सप्लाई जो है वो गिवन है 20 साइन ओमेगा टी, ये गिवन है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट दैट cos अल्फा, impedance Z, I naught, the peak value of the current and current as a function of time t। ये चार चीजें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज XL इज ग्रेटर देन XC है, यस है। तो इसका जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें सबसे पहले जो हम डायग्राम बनाएंगे इसके लिए, फेजर डायग्राम। तो ये है आपका 3 ओम एंड यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा, दिस इज वी कैन से XL माइनस XC। अब XL माइनस XC करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये XL है, ये XC है, तो XL माइनस XC करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, राइट। तो Z इज योर इम्पिडेंस विच इज 5। क्लियर है? 3 4 5 बचपन से पढ़ते आए हो। ये आपका एंगल हो जाएगा अल्फा। तो cos अल्फा क्या लिखेंगे? cos अल्फा हम लिख सकते हैं R बाय Z। R की वैल्यू कितनी है? 3, Z की वैल्यू कितनी है? 5। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पार्थ प्रजापति? 53 डिग्री सर। 53 डिग्री। तो अल्फा आ गया 53, ठीक है। नाउ हियर इज द करंट I, here is the voltage V, angle is 53 डिग्री। XL ग्रेटर है XC से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो करंट क्या मिलेगा हमें? करंट की वैल्यू क्या आएगी? I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट बाय Z। तो E नॉट जो है दैट इज योर पीक वैल्यू ऑफ द EMF विच इज 20 एंड Z दैट इज द इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस कितना है? दैट इज 5। तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर आ जाएगा। करंट कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर, ठीक है। आगे देखिए। नाउ करंट I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा आएगा कि प्लस अल्फा आएगा? विश्वा, माइनस अल्फा आएगा कि प्लस अल्फा आएगा? The plus बेटा XL इज ग्रेटर देन XC है ना, तो करंट लैग करेगा कि लीड करेगा? प्योर इंडक्टिव का केस जो था उसके अंदर करंट लैग करता था कि लीड करता था?
लैग करते थे। हाँ। तो यहाँ पर आएगा माइनस अल्फा, दैट मीन्स आई नॉट है 4 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 53, सो हमने ले लिया 53। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब मान लीजिए सपोज इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करके आपको बताता हूं। सपोज आपसे पूछा जाए वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो हम क्या लिखेंगे? VL इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सएल। आई नॉट कितना है 4, एक्सएल कितना है, एक्सएल कितना है 12, तो ये आ जाएगा 48 वोल्ट। और कैपेसिटर के अक्रॉस तो आई नॉट इंटू एक्सी, सो आई नॉट इज 4 एंड एक्सी इज 8, तो ये आ जाएगा 32 वोल्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिलेगी, वो ये कि जब आप यहाँ पे प्योर इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं और प्योर कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, लाइक when you are finding a potential across the inductive reactance and you are finding a potential across the capacitive reactance, so voltage is 48 volt and potential difference across it is 32 volt across the capacitive reactance. So यहाँ पर हमने जो इनपुट दिया था, आप देखिए इनपुट कितना दिया, द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट इज 20 वोल्ट। कितना इनपुट दिया है? peak value of the input is 20 volt, but still what we are getting the 48 volt and 32 volt, right? इसका मतलब यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियर हमें मेंशन की जा रही है कि विद द हेल्प ऑफ LCR सर्किट या विद द हेल्प ऑफ RLC सर्किट it can be used as a voltage amplifier. Yes or no? कर सकते हैं ना? So from here we can say that LCR circuit और RLC circuit, जो भी आप नाम लेना चाहें, can be used as a voltage amplifier. ठीक है, लिख सकते हैं yes or no? अरे भाई लिख सकते हो, नहीं लिख सकते क्या? ये बताओ, नहीं लिख सकते क्या? मैक्सिमम पावर कंडीशन इन RLC सर्किट और मैक्सिमम एनर्जी कंडीशन क्या होती है? टू अचीव द मैक्सिमम पावर इन RLC सर्किट या टू अचीव द मैक्सिमम एनर्जी, उसकी कंडीशन क्या होगी? ठीक है, तो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम एनर्जी, इसके लिए क्या कंडीशन रहती है? इसका दूसरा नाम है, कई जगह पढ़ोगे, रेजोनेंस कंडीशन के नाम पे। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं दैट वी हैव वन सर्किट दैट इज इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, LCR, और इसे हमने कनेक्ट किया है इनपुट AC वोल्टेज के साथ में। ठीक, EMF जो है वो कितना है यहाँ पे? EMF कितना है? E0 sin ओमेगा t है EMF कितना है? E0 sin ओमेगा t। तो पावर की अगर हम बात करें यहाँ पे, दैट पावर P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RMS इंटू R। पावर कितना आ जाएगा? I स्क्वायर RMS इंटू R। तो ये जो पावर है I स्क्वायर RMS इंटू R, तो हम इसे वोल्टेज की फॉर्म में अगर लिखें तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
ई स्क्वायर आर एम एस बाय जेड स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। भाई हम लिखते क्या है, आई इज इक्वल वी बाई आर लिखते हैं। यहाँ पर आई की जगह क्या लिखा, वी बाई जेड, मतलब कि वी आर एम एस मतलब कि ई आर एम एस बाई जेड स्क्वायर, आई का स्क्वायर किया तो। ठीक है, अब आगे देखिए। सो पावर हमारा आ गया ई स्क्वायर आर एम एस बाय जेड स्क्वायर इंटू आर। ठीक, तो एक चीज तो क्लियर है कि पावर जो है वो मैक्सिमम करना है। अगर आपको पावर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर एम एस बाय जेड स्क्वायर इंटू आर, टू get maximum power, impedance should be minimum। impedance कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बोलो, ये बात समझ में आई? impedance कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक भाई, अब impedance जो है उसे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इम्पिडेंस के लिए, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक चीज तो क्लियर है कि भाई कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता, इट कांट बी जीरो। इसका मतलब एक्सएल माइनस एक्सी को ही क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन से दैट एक्सएल माइनस एक्सी कैन बी जीरो टू मिनिमाइज द इम्पिडेंस। तो एक्सएल माइनस एक्सी को मैंने क्या किया, जीरो ले लिया। यहां तक क्लियर है स्टेप्स? यस। Yes. अब एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो लिखा तो हम लिख सकते हैं एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ओमेगा एल इज इक्वल्स टू वन बाय ओमेगा सी। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय एल सी। क्या किया, ये ओमेगा को यहाँ गया लेके गया और एल को यहाँ लेके आ गया नीचे। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो गया, वन बाय एल सी के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। अब ओमेगा जो है उसे हम क्या लिखेंगे, टू पाई एफ इज इक्वल्स टू वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी लिख सकते हैं। टू पाई एफ इज इक्वल्स टू वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो टू पाई एफ इज इक्वल्स वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी में एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन बाय टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, this is very much important that frequency is equals to 1 upon 2 pi under root of LC। ये रेजोनेंस की कंडीशन है बेटा कि XL equals to XC है, that is the condition for the achieving the maximum power or maximum energy in the case of RLC circuit। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर हमें ये जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है जिसे हमने लिखा है दैट एफ इज इक्वल्स 1 अपॉन 2 पाई अंडर ऑफ एल सी। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, दिस फ्रीक्वेंसी is known as resonance frequency। बोलो, क्लियर है यहां तक? इसका मतलब Z equals to that means impedance is equals to under root of R square plus XL में ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये लिखा जाता है। ठीक है, एंड
दूसरी चीज दैट z मिनिमम करना है, दैट मीन्स XL इक्वल्स टू XC, ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन के लिए हम अगर एक डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट डायग्राम, ध्यान रखना इसका, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये ग्राफ बना रहा हूं बेसिकली किसके बीच में, इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है हमको, इस तरीके का ग्राफ मिलता है, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये है आपकी z मिनिमम, दैट मीन्स वी कैन से द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस। लेकिन ये कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, f0, f0 दैट मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जैसे हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसी के अंदर एक और सी चीज समझिए, देखिए अगेन आई एम ड्रॉइंग ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ आप बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस। ये द मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट जो आपको मिलेगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे f0 पे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमें एक मिल रही है, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये कहलाती हैं बैंडविड्थ। क्या कहलाती हैं, बैंडविड्थ। ये मिलता है जब आपकी वैल्यू होती है IRMS। क्या होती है, IRMS, दैट मीन्स I0/√2। ठीक है, अब ये हमने स्टडी किया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में, बट एक्चुअली इसका यूज कहाँ है, कैसे है, क्या होता है, वो जानना भी जरूरी है। तो जैसे ही आप सभी जानते हैं कि आपने कभी न कभी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आपने ध्यान दिया होगा कि आप क्या करते हैं कि उसका जो नॉब होता है, लाइक सपोज अगर मैं कार की बात करूं तो कार के अंदर आप क्या करते हो कि फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो, राइट? क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। जैसे हम कहें 98.3 FM, तो 98.3 FM पे आप लेके जाते हैं, उस नॉब को रोटेट करते हैं और उसको घुमाने से वो 98.3 पे जाता है। तो जब 98.3 पे जाता है तो उस टाइम पे दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या होती है, मैच होती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो वहां पर मिलती है, जिससे कि आपको वो पर्टिकुलर स्टेशन की आवाज जो है वो क्लियरली सुनाई देती है। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर मैं बात करूं, ये जो बैंडविड्थ की हमने बात की, अगर ये बैंडविड्थ का जो गैप है ये जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बैंडविड्थ जितनी कम होती है, सपोज अगर ये बैंडविड्थ की अगर हम बात करें कि ये जो बैंडविड्थ है, सपोज ये मैंने ली बैंडविड्थ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये गैप हमें मिला। अगर इस बैंडविड्थ को हम क्या करेंगे, जितना छोटा करेंगे, देखिए अब इतना गैप है, तो जितना छोटा ये गैप होगा उतना ही अच्छी आपको वॉइस सुनाई देगी। बिकॉज क्या होता है कि बैंडविड्थ जितनी बढ़ती जाती है उसके आसपास में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, लाइक 98.3 FM हमें सुनना है, लेकिन उसके आसपास में 98 भी होगा, 97 भी होगा, राइट? तो बैंडविड्थ अगर बड़ी होगी तो दूसरे स्टेशंस की आवाज जो होती है वो क्या होती है, इंटरफेयर करती है।
क्या होती है, इंटरफियर वहां पे आपको देखने को मिलता है वॉइस सिग्नल्स का। इसीलिए ये जो फैक्टर है, मतलब ये जो कर्व है, ये कर्व जितना ज्यादा शार्प होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी पर्टिकुलर किसी एक स्टेशन के लिए हमें मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर स्टेशन की आवाज क्लियरली सुनाई देती है। ये आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, आप लोगों ने ये कभी किया भी होगा कि आपने कोशिश किया, उसको नॉब को घुमाया, तो कभी पता चल रहा है वहां पर कोई मूवी का गाना चल रहा है, बीच में समाचार ऐड हो गए, राइट? ऐसा भी कभी कभार होता था। क्यों होता था? बिकॉज वहां पे फ्रीक्वेंसी जो है वो मिसमैच हो जाती है, मतलब दूसरी फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है उसके अंदर, तो इंटरफेरेंस वहां पे होना शुरू हो जाता है। बट अब टेक्नोलॉजी काफी अच्छी हो गई है, अब तो आप वन क्लिक करते हैं और आपको सीधा उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचा दिया जाता है, आपको उसको रोटेट करने की, घुमाने की, सेट करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो, यहां तक बात समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में एक और टॉपिक है, वो है ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर शुरू करने से पहले मैं आपको एक एलसी ऑसिलेशन के बारे में बताना चाहूंगा। किसके बारे में? एलसी ऑसिलेशन के बारे में। हम क्या बात कर रहे हैं कि ये शार्पनेस की बात हम कर रहे थे अभी। तो बेसिकली ये जो शार्पनेस है इसे हम क्वालिटी फैक्टर नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? क्वालिटी फैक्टर कहते हैं इसको, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एक्सएल बाय आर। क्या होता है? एक्सएल बाय आर। ये आपका क्वालिटी फैक्टर होता है। ठीक है। ये दोनों ही कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं क्वालिटी फैक्टर वाला जो कंडीशन है वो। देखिए क्या होता है क्वालिटी फैक्टर के लिए, समझिए। जैसे हमने अभी फ्रीक्वेंसी निकाली, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एल बाय सी, राइट? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर की। तो देखिए, क्वालिटी फैक्टर के लिए हम ये भी लिख सकते हैं दैट Q इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस L या फिर वोल्टेज अक्रॉस C बाय अप्लाइड वोल्टेज। अब अप्लाइड वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? V इज इक्वल्स टू आई आर। अप्लाइड वोल्टेज का मतलब क्या होगा? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर अगर हम देखें वोल्टेज अक्रॉस L और C की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं दैट ओमेगा L मतलब I इंटू एक्सएल बाय I इंटू आर। आई से आई कैंसिल हो गया, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा एल बाय आर, और देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सएल बाय आर लिखा है। यस और नो? सिमिलरली अगर कैपेसिटर के लिए अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? आई इंटू एक्स सी। तो एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी बाय आई इंटू आर। तो आई से आई क्या, तो ये क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1/RC ओमेगा। बोलो, क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा है दैट इज फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है बेटा। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस कंडीशन के लिए। तो ओमेगा आर जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/√LC। हमने आगे प्रूफ किया किया है। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√LC। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूं तो क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल्स टू, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह लिखेंगे 1/√LC इंटू L/R। ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा क्या? √L इंटू √L बाय √L √C। सबको अलग अलग कर दिया हूँ, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा?
1/r अंडर रूट ऑफ L/c। ये आपका क्या आ गया, क्वालिटी फैक्टर आ गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बोलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि एलसी ऑसिलेशन, क्या बताया, एलसी ऑसिलेशन। अब एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, देखिए बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ समझना है, फिर बाकी कहानी है जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन का मतलब यह है कि यू हैव टेकन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर इन द सर्किट, इन शॉर्ट, ठीक है। और कुछ इस तरीके का डायग्राम है इसमें, देखिए ये इंडक्टर लिया हुआ है और यहाँ पर कैपेसिटर लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम K2 स्विच नाम दे देते हैं और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की गई है, ये सर्किट कंप्लीट किया है और ये K1 स्विच है। कुछ इस तरीके का सर्किट है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि क्या हो रहा है कि करंट जब फ्लो होना शुरू हो रहा है, सबसे पहले चीज, पहला काम क्या करना है कि आपको की K1 को क्लोज करना है। क्या करना है, सबसे पहले की K1 को क्लोज करना है। तो बेटा जैसे ही आपने की K1 को क्लोज किया, तो क्लोज करने के साथ ही क्या होगा, बैटरी में से करंट फ्लो होना शुरू करेगा, राइट। तो ये के बैटरी में से करंट फ्लो हुआ। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है, क्या वो इसी सर्किट में फ्लो होगा या इसमें भी फ्लो होगा? इंडक्टर वाले केस में क्या इंडक्टर वाला जो सर्किट है, क्या उसके अंदर करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आप देखो यहाँ पर ओपन है, ओपन कंडीशन है, यहाँ पे स्विच ओपन है, तो इंडक्टर में से करंट पास फर्स्ट कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले ये जो बैटरी है, इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को एनर्जी दी, क्योंकि सारी एनर्जी जो भी फ्लो हो रहा है करंट, वो सिर्फ किसमें से पास हो रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है इस बैटरी ने, इसे हम कह सकते हैं जो करंट पास हुआ उसे हम कहेंगे चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट नाम क्यों दिया गया? बिकॉज इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज किया। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, बैटरी चार्ज्ड कैपेसिटर। तो सबसे पहले बैटरी ने किसको चार्ज किया, कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो स्विच है K1, इसको मान लो मैंने यहां से ओपन कर दिया और हमने ये जो स्विच है K2 उसको क्लोज किया। अब आप जानते हैं कि ये जो कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज्ड है, जो कि कैसा है, फुल्ली चार्ज्ड है। जब कैपेसिटर बेटा फुल्ली चार्ज्ड है, तो क्या ये कैपेसिटर फॉर द केस ऑफ इंडक्टर, क्योंकि अब देखो सिर्फ और सिर्फ करंट किसमें फ्लो होगा, इसी इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होगा, राइट। इंडक्टर से ही तो पास होगी, इसके अंदर जो एनर्जी है कैपेसिटर की एनर्जी, वो एनर्जी किसमें से पास होगी, किसमें से पास होगी, इंडक्टर में से, राइट। तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम कहेंगे डिस्चार्जिंग करंट। क्या नाम दिया है, डिस्चार्जिंग करंट। तो यहां पर क्या हुआ, पहले कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की, उस कैपेसिटर ने, बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक। अब क्लोज स्विच K2 एंड ओपन स्विच K1, ठीक है। तो K2 को जैसे ही हमने क्लोज किया तो करंट क्या से फ्लो, इंडक्टर में से पास होना शुरू हो गया। जब ये इंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो सॉरी, तो ये जो करंट है उसकी वजह से इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी मिलना शुरू हो गई, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस हमें जो एनर्जी मिली, एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर, वो है 1/2 CV स्क्वायर,
ठीक है। और जो यहाँ पर, या फिर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2c, या फिर यहाँ पर जो हमें इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 1/2 Li स्क्वायर। ठीक। अब होगा क्या कि कैपेसिटर ने अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी? इंडक्टर को दे दी। किसको दे दी? इंडक्टर को दे दी। तो अब यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। जो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो ये जो इंडक्टर है उसने क्या किया कि इंडक्टर ने अपने अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप किया। क्या डेवलप किया? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप किया। वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, ठीक है, विच स्टार्ट रिचार्जिंग द कैपेसिटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को क्या हुआ, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी थी उस एनर्जी ने इस कैपेसिटर को ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करना शुरू किया। बात आ रही है समझ में? राइट। तो इंडक्टर के पास जो एनर्जी आई विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कैपेसिटर को उसने फिर से चार्ज करना शुरू किया। अब जब चार्ज करना शुरू किया दैट मींस इंडक्टर के पास जो एनर्जी थी वो किसको मिल गई? कैपेसिटर को मिल गई। ठीक है। तो अगेन इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ और कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके की डैम्पिंग देखने को मिली, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके की डैम्पिंग देखने को मिली। अब ये डैम्पिंग क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले मैं प्रॉपर बना लेता हूँ एक बार। देखिए, यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो इसी तरीके से ट्रांसमिट हो रही है, लाइक दिस। मतलब कि आप देखिए कि जो एनर्जी और टाइम का जो ग्राफ है उसके अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एनर्जी लूज हो रही है। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है बेटा। रियलिटी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। रियलिटी में कैसा होता है? रियलिटी में ऐसा होता है, देखिए, रियलिटी में ऐसा होगा। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होता है, डैम्पिंग हुई, इसे कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये जो होता है इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये रियलिटी में डैम्प्ड ऑसिलेशन ही होते हैं, आइडियल कंडीशन में ही अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, बिकॉज ऐसा कोई सर्किट नहीं है जिसमें रेजिस्टर ना हो। क्योंकि यहाँ पर तो क्या हुआ कि कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर उसने इंडक्टर को एनर्जी दी, इंडक्टर ने इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से फिर कैपेसिटर चार्ज हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। राइट। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसीलिए एनर्जी कहीं पर भी लूज नहीं हो रही है। सिर्फ आपने एक बार कैपेसिटर चार्ज किया, उसके बाद में कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में ही एनर्जी को ट्रांसफर करते रह रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज देयर इज नो सर्किट विच डजंट हैव रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस होने की वजह से एनर्जी लॉस डेफिनेटली होता ही होता है। और एनर्जी लॉस जब होता है तो हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन देखने को मिलेगी। बोलो, क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका एलसी ऑसिलेशन। क्या कंप्लीट हो गया? एलसी ऑसिलेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो, एलसी ऑसिलेशन के केस में भी हम जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही मिलेगी आपको, 1/2 LC। कितनी मिलेगी? 1/2 LC। ठीक है। कैसे मिलेगी? तो वही वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमें शो करना है, एंड आफ्टर दैट आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है एंड यू विल गेट द आंसर दैट फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 LC। ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी इन द केस ऑफ LC ऑसिलेशन आल्सो। मैं बता नहीं रहा हूँ बिकॉज इट्स अगेन सो मच इजी, तो मैं फिर वही रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है तो वो देखिए। सबसे पहली चीज कि ट्रांसफार्मर जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो आपने अपने घर के आसपास में डीपी नाम सुना होगा कि यार डीपी डीपी के अंदर प्रॉब्लम है ना, इसलिए घर में लाइट नहीं आ रही है। सुना है कभी आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. तो वो जो डीपी है वो डीपी एग्जैक्टली क्या है, दैट इज योर ट्रांसफार्मर बेसिकली वी कैन से। ठीक है, अब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर्स आपके हाथ के अंदर रख सकते हो, इतना छोटा भी आता है, और ट्रांसफार्मर आपके रूम का साइज के बराबर भी होता है। मतलब इस दोनों लेवल के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। बट हमें इतना ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है ट्रांसफार्मर के बारे में। हमें जो हमारे सिलेबस में जो पार्ट गिवन है एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस वही हमें स्टडी करना है। अदरवाइज ट्रांसफार्मर अगर हम स्टडी करना चाहें तो पूरी एक बुक है ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आप जब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेंगे उस टाइम पे आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक फर्स्ट ईयर के अंदर ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट आता है, लाइक मैंने भी पढ़ा है। तो उसके अंदर ट्रांसफार्मर्स के बारे में काफी डिटेल्स में दिया होता है, बट हमें उतनी डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमें जो काम का है, जो अभी आपके पार्ट ऑफ सिलेबस है, उसी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर कैसा है, तो देखिए एक आयन कोर लिया होता है और उसी आयन कोर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। क्या किया जाता है? वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से वायर की वाइंडिंग की जाती है और यहाँ से हमने इनपुट दिया है, एसी सोर्स ऑफ इनपुट, और यहाँ पर दूसरी साइड पे हमें किसी भी लोड के अक्रॉस हम क्या ले सकते हैं? आउटपुट ले सकते हैं। ये हमारा इनपुट है और दिस इज आवर आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट में मान लीजिए हमने दिया E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये जो कॉइल है बेटा, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या कहेंगे? प्राइमरी कॉइल। और इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब आगे समझिए। तो बेसिक यूज क्या है ट्रांसफार्मर का? तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेज। क्या काम करता है? टू चेंज इन द वोल्टेज। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टू टाइप्स कौन कौन से? तो पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या नाम दिया है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा टाइप है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फर्क होता है? तो बेटा देखो, यहाँ पर जब हम वाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनपी से, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनएस से। तो होता क्या है कि जब हम इनपुट देते हैं एसी सप्लाई पर, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग पे जब आप एसी इनपुट प्रोवाइड करते हो, तो वो इनपुट हम ये मान के चलते हैं, लाइक वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो रेजिस्टेंस। रियलिटी में होगा रेजिस्टेंस, बट हम लोग सपोज ये मान के चलते हैं that there is no resistance from the primary side। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वहां पर EMF जनरेट होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, क्योंकि है तो पूरा एक ही भाई, जो कोर लिया है आपने, ये जो आयन का कोर लिया है, इस आयन कोर पे आपने क्या किया? कॉपर की वाइंडिंग की है। क्या किया है? ये जो आयन कोर है, इस आयन कोर पे हमने कॉपर की वाइंडिंग की है। अब कॉपर की वाइंडिंग जो की है उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो करंट मिल रहा है उसकी वजह से
सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हमें ईएमएफ जनरेट, मतलब ईएमएफ मिलेगा इन शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देयर आर टू टाइप्स, मैंने जैसे बताया कि एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे सेकेंडरी साइड पे, ठीक है, ये जो सेकेंडरी साइड लिया है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जितने ही ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा ईएमएफ मिलेगा हमें, राइट। तो अगर आपको वोल्टेज इंक्रीज करना है तो हम नंबर ऑफ टर्न्स एट द सेकेंडरी साइड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइमरी साइड। और अगर आपको वोल्टेज डाउन करना है तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। क्लियर है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज को हम डिक्रीज करते हैं। बोलो क्लियर है यहां तक। अब यहां पर अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो हम ये कहेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ दिस, प्रिंसिपल क्या है भाई, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आपसे पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल इन द 5 मार्क्स। तो प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, तो ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, पहली चीज। और नंबर ऑफ टर्न्स के ईएमएफ इन द टर्न, मतलब अगर हम बात करें कि ईएमएफ क्या होता है, तो डी फाइव बाई डी टी, क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी, which we can say equivalents to number of turns in the primary winding, मतलब EMF generated in the primary by number of turns in the primary, EMF generated in the secondary by number of turns in the secondary। कुछ इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो EP by NP is equals to ES by NS, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे द इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न इज सेम फॉर बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ per turn is same for both the primary and the secondary. The voltage EP across the primary is equal to the EMF induced in the primary, and the voltage ES across the secondary is equal to the EMF induced in the secondary। इसीलिए हम लिखते हैं EP by NP equals to ES by NS। अगर आप इसे रीअरेंज करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं that ES by EP equals to NS by NP, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो NS by NP है बेटा, NS by NP, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, K से। एंड दिस K रिप्रेजेंट्स, ये K क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रिप्रेजेंट करता है। बोलो क्लियर है, क्लियर है सभी को। Yes, sir. ओके अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ये मान के चलते हैं दैट देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी साइड, राइट, इट इज ओनली इंडक्टिव। तो द रेट एट विच द जनरेटर ट्रांसफर द एनर्जी टू द प्राइमरी, किस रेट से ये जनरेट कर रहा है, द रेट एट विच द जनरेटर ट्रांसफर द एनर्जी टू द प्राइमरी, तो प्राइमरी को एनर्जी मिल रही है एट द रेट ऑफ ईपी बाय आईपी, मतलब भाई पावर बाय टाइम तो एनर्जी होता है, तो रेट एट विच the primary winding is getting the energy is EPIP, and the secondary is getting also by ESIS। या हम ये कह सकते हैं प्राइमरी साइड पे पावर इनपुट एंड सेकेंडरी साइड पे पावर आउटपुट। तो क्या लिखेंगे, EPIP इज इक्वल्स टू ESIS। हम क्या लिखते हैं, पावर इक्वल्स टू लिखते क्या है, V इंटू आई लिखते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी के लिए मतलब कि प्राइमरी साइड के लिए हमने लिखा EPIP और सेकेंडरी के लिए लिखा ESIS। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, that ES by EP, ES by EP is equals to IP by IS लिख सकते हैं। and from this we have ES by EP
इक्वल्स टू एन एस बाय एन पी, और कंपेयर करेंगे ES इस इक्वेशन को, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो आप जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देख पाएंगे दैट इट इज इक्वल्स टू IP बाय IS, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes. ओके अब हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालना है? एफिशिएंसी। ओके पेजेस कंप्लीट हो गए हैं, गिव मी मोमेंट। ओके देखिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी के बारे में कि भाई ट्रांसफार्मर हमारे पास है, उसकी एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो ट्रांसफार्मर में देखिए क्या है, दैट एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर के लिए हम लिख सकते हैं फॉर द एफिशिएंसी just a minute, efficiency, तो efficiency is equals to हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100 इन परसेंटेज। तो आउटपुट पावर कितना है बेटा? ES IS, इनपुट पावर कितना होगा? EP IP इंटू 100 इन परसेंटेज। ठीक है, जो आइडियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कौन से आइडियल ट्रांसफार्मर्स, उन्हीं की एफिशिएंसी 100% होती है, अदरवाइज किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, बिकॉज देयर आर सर्टेन लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब नेक्स्ट है सर 1 मिनट आगे वाले स्लाइड हो गया। हाँ अब इसमें हमें दो चीजें स्टडी करनी है, एक लॉसेस, एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, और दूसरा स्टडी हम करेंगे यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आप पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, आपको पढ़ना है बेसिकली। तो सबसे पहले एनर्जी लॉस की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है? तो कॉपर लॉस इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये कैसा होता है? कॉपर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये लॉस होता है। ठीक है, बिकॉज हमने जो कॉइल ली हुई है वो किस मटेरियल से बनी है? वो कॉपर से बनी हुई है। तो कॉपर से बनी हुई है, इसीलिए वहां पर कॉपर लॉस नाम दिया है। अगर हमें ये लॉस कम करना है तो हमें जो वायर यूज करते हैं, जिसकी हमने वाइंडिंग की है, टू मिनिमाइज दिस लॉस, क्या करना पड़ेगा? वी शुड यूज थिक कॉपर वायर्स, ठीक है। दूसरा है, ये हो गया कॉपर लॉस। सेकंड है आयरन लॉस। अब आयरन लॉस किसकी वजह से होगा? भाई हमने जो क्या कहते हैं, जो बेस लिया है, मतलब कि जो हमने कोर लिया है वो आयरन का बना हुआ है। तो आयरन लॉस इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ अगेन हीट इन द आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, बिकॉज इट इज मेड अप, जो कोर है उसका वो आयरन से बना हुआ है, और उसके अंदर डेफिनेटली लॉसेस होंगे बिकॉज ऑफ द हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो आयरन लॉस अगेन इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तीसरा है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या होता है बेटा कि हमने काफी अच्छा इंसुलेशन किया होता है। ये जो ट्रांसफार्मर है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो ये जो इसके बीच में जो है ना एक इंसुलेटिंग मटेरियल फिल किया होता है। यहाँ पर जो है इसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल फिल किया होता है। तो ये जो मटेरियल होता है ये इसलिए फिल करते हैं जिससे कि
लॉसेस ना हो, मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिल रहा है वो कहीं लीक ना हो, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा बहुत तो लीकेज वहां पर हो ही जाता है। तो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकर्स इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट इंसुलेशन वी डिड। और उसको रिड्यूस करने का तरीका ये है कि हम लोग जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे ले रहे हैं कि सपोज ये कोर है, जैसे कि ये कोर है और इस कोर पे हम लोग यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। उसकी जगह पे ये क्या करना पड़ेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कैसे लेने पड़ेंगे, एक के ऊपर एक लेने पड़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल्स को हमें वाइंड करना पड़ेगा वन ओवर द अदर, एक के ऊपर दूसरा। इस तरीके से जब आप वाइंडिंग करेंगे तब लीकेज के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ये भी एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मर रहता है, लेकिन उसको भी हमें अभी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस लॉस। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हो गया लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कई एग्जाम में पूछा जाता है हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉस कई बार एक मार्क में भी पूछ ही लेते हैं कि व्हाट इज हिस्टेरिसिस लॉस। सो हिस्टेरिसिस लॉस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयन कोर, ठीक है। क्या होता है कि जो आयन कोर होता है उसको हमने जो इनपुट दिया है, इनपुट तो हमने कौन सा दिया है, एसी इनपुट दिया है। इनपुट कौन सा दिया है, एसी इनपुट दिया है, राइट। तो जब आपने एसी इनपुट दिया है तो वहां पर क्या होता है कि जो आयन कोर है वो मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। क्या होता है, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होता रहता है। तो इस प्रोसेस की वजह से, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस होने की वजह से हिस्टेरिसिस लॉस होता है। और उसे मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करते हैं उसका हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो लो हो, ऐसा मटेरियल हमें यूज करना चाहिए। सो हिस्टेरिसिस लॉस को कहेंगे लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू repeated magnetization and demagnetization। बोलो, क्लियर है, सही वही Yes, समझ sir. में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कंप्लीट। आफ्टर दैट ये तो बेटा हमने ले लिया लॉसेस। अच्छा, एक लॉस और है जो कि आपने प्रैक्टिकली हो सकता है देखा हो, सुना हो। जैसे कि कभी कभार आप ट्रांसफार्मर के पास में जाके खड़े होते हैं तो आपने कभी हमिंग नॉइज सुना है, हमिंग नॉइज, हाँ सर। ऐसे ऐसे करके आवाज हाँ। आती रहती है, सुनी है ऐसे। उसे, वो भी एक टाइप का लॉस ही होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है। द हमिंग नॉइस। बोलो, क्लियर है। हेलो, समझ में आया। Yes, sir. अब यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर तो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो भाई वोल्टेज रेगुलेटर में, लाइक टीवी, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, इंडक्शन फर्नेस। फिर कहीं पे वोल्टेज को अप करना है, डाउन करना है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ द ट्रांसफार्मर्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक, Yes, sir. ओके। अच्छा, दूसरी एक चीज अब आप समझिए कि होता क्या है, ये 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, कि जैसे 3 स्टेजेस होते हैं पावर ट्रांसमिशन के। एक सबसे पहला स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं जनरेशन, दूसरा स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन,
और तीसरा स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब होता क्या है कि जनरेट हमने किया, उसके बाद में जनरेशन से जो ट्रांसमिशन वाला फेज है, यहाँ पर हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। स्टेप अप क्यों करते हैं? क्योंकि आप एक चीज समझिए कि अगर पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग अगर आप इस चीज को समझें, सपोज हमें पावर डिलीवर करना है 220 किलो वॉट, इतना पावर डिलीवर करना है, मतलब ट्रांसमिट करना है। ठीक है, अब इतना पावर डिलीवर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है भाई दो में? तो एक ऑप्शन ये है कि 220 किलो वॉट और 1 एम्पियर करंट हो। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि 22,000 किलो वॉट, अरे सॉरी 22,000 वॉट, 22,000 वोल्ट आपका पोटेंशियल हो और करंट 10 एम्पियर हो। ठीक है, अब होगा क्या, पावर लॉस की अगर हम बात करें, मान लो रेजिस्टेंस 5 ओम भी हमने ले लिया, सपोज कितना, सिर्फ 5 ओम ले रहा हूं, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर मतलब कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 5, तो 5 वॉट लॉस हुआ यहाँ पे। और यहाँ पर अगर आप देखें 10 एम्पियर अगर हम करंट लेते हैं तो 100 इंटू 5 तो 500 वॉट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे करंट 10 एम्पियर लिया, इसकी वजह से लॉस कितना हुआ 500 वॉट, और यहाँ पे करंट 1 एम्पियर लिया तो लॉस कितना हुआ 5 वॉट। तो कौन सा हम यूज करेंगे, हाई वोल्टेज एंड लो करंट यूज करेंगे। जब आपको ट्रांसमिट करना है पावर एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद के अंदर टोरेंट पावर स्टेशन है, तो टोरेंट पावर स्टेशन जो है वो वहां पे बिजली बनाता है, लाइक जनरेट करता है। उसके बाद में जब वो ट्रांसमिट करता है अपने आसपास के एरियाज में, तो वो वहां पर वोल्टेज बढ़ाएगा, करंट बढ़ा के नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि अगर वोल्ट करंट बढ़ा के भेजेगा तो लॉसेस बहुत ज्यादा होगा भाई, जितना हमें भेजना है उसमें से आधा तो खर्च हो जाएगा रास्ते में ही, तो पहुंचेगा क्या, कुछ भी नहीं, तो वहां पे लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि वोल्टेज हाई रखा जाता है, करंट को मिनिमाइज किया जाता है। अब सपोज करंट को हमने 1 एम्पियर रखा, लेकिन ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब हमारे घर पे करंट आएगा, तब मान लो सपोज कोई अप्लायंसेस ऐसा है जिसको 5 एम्पियर करंट की जरूरत है, लेकिन वहां से कितना भेजा था 1 एम्पियर, तो अब क्या करेंगे, तो हमारे घर के पास में एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। क्या लगा होता है? ट्रांसफार्मर। अब ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, यहाँ पर ये करंट को बढ़ा देगा, वोल्टेज को कम कर देगा। आई बात समझ में? आपके घर के आसपास अलग अलग ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। सपोज 440 वोल्ट आ रहा है, उसको वो 220 में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद में वो आपके घर में सप्लाई भेजता है। आई बात समझ में? तो स्टेप डाउन वोल्टेज सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है कि वो वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। यहां पर आ जाएगा स्टेप डाउन। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में क्लियर है फंडा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। तो जहां पर जिसकी जरूरत होती है हम उसका यूज करते हैं। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? यस Yes, सर। sir. ओके इसीलिए कई बार आपका 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछा जाता है या 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द हाई वोल्टेज सॉरी इन द ट्रांसमिशन लाइन व्हाई वी यूज हाई वोल्टेज नॉट हाई करंट। तो उसका आंसर ये आपको लिख के आना है कि हाई वोल्टेज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर लॉस कम है। अगर हम हाई करंट करेंगे, हाई करंट से पावर ट्रांसमिशन करेंगे, देन लॉसेस विल बी मोर एंड आपकी एनर्जी है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट?
ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ठीक है। यस सर।